So well, in this video we are going to study about the article number 1.4.3 and that is the strong nuclear force. अब हम strong nuclear force के बारे में पढ़ेंगे. ये रहा आपका आर्टिकल. We are going to study about the strong nuclear force. तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की हम डेफिनेशन देते हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज द विच बिंड्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस के बीच में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनको वो न्यूक्लियस में बनाए रखता है. अब ये देखिए, ये न्यूक्लियस का एक डायग्राम है, एटॉमिक न्यूक्लियस है. इसके बीच में ये प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं. आप बच्चे ये जानते हैं कि जो प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन होता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है. ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है. और आप ये जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने पढ़ा है कि दो सेम चार्ज जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. और कितना फोर्स लगाते हैं? ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जिसकी हमें जानकारी है वो होता है 1/4πε0. पहले के ऊपर चार्ज, दूसरा चार्ज और दोनों के बीच का, सेंटर के बीच का ये जो डिस्टेंस है इसका हम स्क्वायर करते हैं. अब हम ये सवाल करेंगे कि यदि दो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो दोनों का सेम चार्ज होता है जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो यदि ये एक दूसरे के इतने नज़दीक हैं, बिकॉज आर इज़ वेरी वेरी स्मॉल हेयर इन दिस केस. अब आप देखें, यदि डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्रोटॉन्स एक दूसरे को अब परे की ओर धकेलते हैं बहुत ज़ोरदार फोर्स से. अब इसमें एक और फोर्स की संभावना हो सकती है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में रह जाते हों. अब ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है G(m1m2)/r². बट आप इससे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों को पढ़ चुके हो, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, सॉरी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है ना, वो 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बड़ा होता है. मतलब क्या हुआ, यदि इस समय दो फोर्स यहाँ इसमें काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से दोनों प्रोटॉन एक दूसरे की से परे की ओर रिपेल हो रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है. अब ये जो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है ये बहुत वीक है और जो बाहर धक्का देने वाला फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसका मतलब हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो प्रोटॉन्स हैं दोनों, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से न्यूक्लियस में नहीं रहते. इसका मतलब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो कमज़ोर होता है, तो कमज़ोर फोर्स इनको अट्रैक्ट करके अंदर नहीं रख सकता क्योंकि रिपल्सिव फोर्स बहुत ज़्यादा है. इससे हमारे मन में एक विचार आता है कि यहाँ ज़रूर कोई ना कोई और ऐसा फोर्स स्ट्रांगली अट्रैक्टिव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा पावरफुल है. इस पावरफुल फोर्स का नाम ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है. दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. और ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हम ऐसा लिख देते हैं, दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स इज इक्वल टू 100 टाइम्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है जो न्यूक्लियस के बीच में ही काम करता है वो 100 गुना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ज़्यादा होता है. अब जो आपके सिलेबस में एनसीईआरटी नहीं लिखता है, हम थोड़ा सा आइडिया ज़रूर बता देते हैं क्योंकि अब बाकी आप पार्ट इसका सिर्फ +2 में पढ़ेंगे. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और जो न्यूट्रॉन है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है. तो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहते हैं ये ड्यू टू द शेयरिंग, एक्सचेंज ऑफ पाई मीजोन्स की वजह से रहते हैं. जो 3 तरह के होते हैं, पाई+, पाई0 और पाई नेगेटिव. these are mesons, pi plus, pi 0 and pi minus. It is because of the exchange of these pi mesons in the neutron and protons. इसकी जो बाकी बात है वो हम बाद में करेंगे. हमें अब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो किसकी वजह से हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से हैं जो उनको अंदर पकड़ कर रखता है. हालांकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की यदि हम बात करें तो उसकी जो रिपल्शन इतनी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से न्यूक्लियस हमेशा अनस्टेबल हो जाएगा.
वो कोई एटम जो है वो परफेक्टली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो एकदम से टूट फूट जाएगा। सो इट इज़ ओनली द स्ट्रॉन्ग फोर्स विच होल्ड्स द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। और जो 100 गुना बड़ा होता है ये जो रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। अगली हमने जो बात की वो हमने ये किया कि जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है इसके बारे में हम और बात करते हैं। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ना वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। इट इज़ चार्ज इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग होता है और चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। अब हम चार्ज इंडिपेंडेंट की बात को एक्सप्लेन करते हैं। देखो आपके न्यूक्लियस में क्या है, 2 प्रोटॉन हैं या फिर 2 न्यूट्रॉन हैं या फिर 2 न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 2 प्रोटॉन्स के बीच में भी बराबर लगता है, 2 न्यूट्रॉन्स के बीच में भी बराबर लगता है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जोड़ा बन जाए तो उसके ऊपर भी बराबर लगता है। अब आप देखिए प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्रोटॉन भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है और ये पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यदि आप देख रहे हैं इसमें कि जो चार्ज प्रोटॉन्स हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज दोनों प्रोटॉन्स हैं, इनमें भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बराबर होगा, अनचार्ज न्यूट्रॉन्स के बीच में भी उतना ही होगा, और एक अनचार्ज और चार्ज प्रोटॉन्स के बीच में भी उतना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज का न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत दूर तक काम करता है। आपने इसके करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में भी हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। बट जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है इसमें उल्टा है। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, और इसका जो रेंज है हम इसको ऐसे लिखते हैं, रेंज ऑफ दिस फोर्स, जो रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स जो है, रेंज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स कितनी दूर तक काम करेगा। तो ये ना एटॉमिक डायमेंशंस 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में काम करता है। मतलब ये सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में ही काम करता है, और उसके जो न्यूक्लियर डायमेंशंस होते हैं वो फर्मी के ऑर्डर के होते हैं, 1 2 3 4 फर्मी के आसपास। तो मैं रफली ये कह सकता हूँ कि ये 10⁻15 मीटर की रेंज में ही काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो हमें सवाल का जवाब मिला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो सेम चार्ज वाले जो पार्टिकल्स हैं जो अपने आप में एक दूसरे को बहुत ज़ोरदार तरीके से रिपेल करते हैं, वो न्यूक्लियस में किसकी वजह से रहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग फोर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबल न्यूक्लियस। यदि न्यूक्लियस स्टेबल रहता है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जिम्मेदार है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी। अब बच्चों की एक समस्या होती है कि एग्ज़ाम में सवाल को कैसे लिखा जाए, तो मैंने इसको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में भी आपके लिए लिखा है कि यदि एग्ज़ामिनेशन में आपसे पूछा जाता है तो आपने ऐसे पॉइंट लिखने हैं। नंबर 1 आपने लिखना है कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं उनको पकड़ कर रखता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स बेंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आप लिख सकते हैं, यदि पेपर में पूछा जाता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स है। जितने भी फंडामेंटल फोर्सेस हमें हमें पता है उनमें ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा आप ये कह सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है सबसे ज़्यादा, तो अभी तक हमें पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला जो फोर्स है ना उससे भी 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हमें लिख सकते हैं इट इज़ 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि ये चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट हैज़ इट्स प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इंडिपेंडेंस। दिस मीन्स इट एक्ट्स इक्वली बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। आगे हमने पढ़ा कि इसकी जो रेंज होती है ना वो बहुत कम होती है, और ये सिर्फ न्यूक्लियर डायमेंशंस तक ही सीमित रहता है। और जो न्यूक्लियस है, जितने भी न्यूक्लियस आप पढ़ते हैं एटम के, वो सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही स्टेबल रहते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनेशन में दे सकते हो।
So this is all about this video. Thank you very much.